वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन जो आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स में सीखा है, समझा है। तो बहुत सारे रिएक्शन रिपीट होने वाले हैं। काफ़ी सारे रिएक्शन हमने उससे पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल फास्ट एंड आई थिंक आपको ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी बिकॉज आपने उन चीज़ों को, उन रिएक्शंस को काफ़ी बार देख लिया हो। तो बहुत सारे रिएक्शंस आपके लिए रिपीट होंगे, कुछ रिएक्शन नए होंगे, तो वहां पर हम थोड़ा स्लो चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिटल यस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर के साथ। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड या ठीक है बेंजोइक एसिड, दिस इज स्टीरिक एसिड CH3 CH2 16 है ना। देन पेंटेन डाइओइक, ये तो आपको पता ही है कि चलिए ये जब आपके एंड में होते हैं तो आपका डाइओइक हो जाता है। पर अगर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो ट्राइओइक नहीं आता। क्यों? क्योंकि डाइओइक में क्या था, दोनों कार्बोक्सिलिक के कार्बन मेन चेन का पार्ट थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दोनों कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहे थे। 3 कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, आप सिर्फ 2 को ही काउंट कर पाओगे, तीसरे को मेन चेन में ले ही नहीं पाओगे क्योंकि चेन के 2 ही एंड होते हैं, 3 तो नहीं होते। तो ऐसे में अगर हम तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकते तो तीनों को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसको तीनों को मेन चेन की काउंटिंग से बाहर रखते हैं। तो चेन की नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 3। तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ ब्रांच की तरह लगा है, पर है वो मेन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको लिखेंगे लास्ट में। तो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ओइक नहीं आएगा, अब आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा क्लोरो, ये तो वही हो गया, कार्बोक्सिलिक आपका मेन आ गया। ये नेक्स्ट वाला अल्फा आ गया, उससे अगले वाला बीटा आ गया, उससे अगले वाला गामा आ गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा की नेमिंग कैसे करनी है उसके लिए है, तो ये आपके नोट्स में रहेगा, तो नोट्स से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। एंड जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, इनकी नेमिंग के लिए एक शॉर्टकट है, OMS गैप। OMS गैप, ऑक्सिलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूट्रिक, एडिपिक, पाइमिलिक। ठीक है, ऑक्सिलिक हो गया सिंपल COH, सिंगल बॉन्ड COH। अब आगे आगे क्या करना है, एक एक CH2 बीच में ऐड करते जाना है। ठीक है, मेलोनिक में 1 हो गया, सक्सिनिक में 2 CH2 बीच में आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 5 आ गए। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये सिस है और ये वाला ट्रांस है। एंड थैलिक एसिड, तो ये भी आगे काफी काम आएंगे। इवन मैलिक और फ्यूमरिक के तो हम एसिडिटी के बारे में भी आगे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं नाउ। तो ये क्वेश्चन है, आंसर के सही साथ है, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। ठीक है, तो दैट विल बी ग्रेट। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छी एच बॉन्डिंग कर पाता है, इवन अल्कोहल से बेटर एच बॉन्डिंग कर पाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कंपैरेटिवली हायर होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन ऑफ अल्कोहल, कीटोन्स, अल्डिहाइड और सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के बाकी जो कंपाउंड उनसे बेटर ही है इसका, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बहुत अच्छी होती है डाइमर में। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डाइमर। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपका एसिटिक एसिड है, ये 118 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, जबकि सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल का 97 है और अल्डिहाइड का इवन 49 है, क्योंकि उसमें सिंपल डाइपोल डाइपोल है। अल्कोहल में एच बॉन्डिंग है, पर कार्बोक्सिलिक एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का आपको पता है कि कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग कितनी अच्छे से हो रखी है मॉलिक्यूल्स की, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे तो डिपेंड करता ही करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पैकिंग कैसी है, कितना सिमेट्रिकल है, उन चीजों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जनरली जो चेन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनके हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनकी पैकिंग बेटर होती है। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हुए हैं। देखिए, अमाइड्स हैव सरप्राइजिंगली हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग देम। तो अमाइड्स के भी अच्छे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग रहती है। देखिए, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमाइड है, मॉलिक्यूलर वेट आर ऑलमोस्ट बराबर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 164 है, इसका 216 से 220 तक जा रहा है। ठीक है, वेरी हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो सॉल्युबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पानी में अच्छे से घुल जाएगा क्योंकि एच बॉन्डिंग कर लेगा, अमाइड भी घुल जाएगा, एच बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का थोड़ा कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप बढ़ गया, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो बढ़ रहा है, तो सॉल्युबल अभी भी है, पर अगर आप ज्यादा बड़ी चेन लगा देंगे तो वो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल है पानी के साथ, कितना है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
है ना, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की है। तो ये जस्ट कंपैरिजन है, इसको आप नोट्स के थ्रू रेफर कर सकते हैं। अब आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर लीजिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा, KMnO4 ले लीजिए, K2Cr27 ले लीजिए, या CrO3 H2SO4 जो कि है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये आप लेके 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को तो फिर यार कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लीजिए, उससे वो, क्योंकि एक ही स्टेज बची है अब तो, ठीक है, तो HNO3 और K2Cr27 और KMnO4 टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सारे के सारे कर देते हैं। बट हाँ, फेलिंग आपका सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड को करता है, एरोमेटिक को नहीं करता। अल्काइल बेंजीन साइड चेन पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज हो जाती है KMnO4 के साथ या क्रोमिक एसिड के साथ भी, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। क्या कितनी भी लंबी चेन हो, पूरी की पूरी साइड चेन पूरी ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ, उसमें डबल बॉन्ड होगा तो वो भी हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा वो भी हो जाएगा। बट अगर इस तरह की चेन है, टर्ट अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, टर्ट ब्यूटाइल जैसा, जहां पर बेंजाइलिक कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं होता। तो ये एक याद रखना पड़ेगा आपको कि ये वाले में नहीं होती है, इवन ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी हो जाती है, पूरी अल्काइल चेन ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाती है। बट अगर ये अल्काइल ग्रुप है और ये बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो नहीं होता फिर ऑक्सीडाइज। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्यों जाता है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है वो रिएक्ट कर जाता है KMnO4 के साथ। यहां पर कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, और ऊपर से बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है जो कि इनिशिएट करता है इस पूरे प्रोसेस को। देन हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? देखिए, अब आप चाहे एस्टर का कर लीजिए, नाइट्राइल का कर लीजिए, अमाइड का कर लीजिए, एसिड हैलाइड का कर लीजिए, या एनहाइड्राइड का कर लीजिए, RCO कार्बोनिल्स के अगला वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है सभी में, ये वाला बॉन्ड टूटता है ना। CO के आगे क्या लगता है? देखिए, वाटर का OH इधर आएगा, H उधर जाएगा, तो OR का बन जाएगा ROH, इसका बन जाएगा HCl, इसका बन जाएगा NH3, और ये टूट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा OH, तो मतलब लेफ्ट में आपको सबको मिल जाएगा RCOH। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये याद रखें। ठीक है, तो एस्टर से आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, RCOCl से आ गया RCOH प्लस HCl, और अमाइड से आ गया RCOH प्लस अमोनिया। डन। नाइट्राइल, नाइट्राइल का दो तरह से हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है, पार्शियल और कंप्लीट। जब आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये देता है RCOH, आपने पहले पढ़ा हुआ है। बट अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, मतलब सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट ऑफ वाटर लें हम, तो क्या होता है? तो वही नॉर्मल C∧N में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो वाटर है एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो मतलब कार्बन नाइट्रोजन के क्रॉस पहले OH और H लग जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन पे आपका OH लग गया, नाइट्रोजन पे आपका H लग गया। अब ये टॉटोमराइज कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CONH2। तो एक इक्विवेलेंट ऑफ वाटर के साथ जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बनता है अमाइड, और अमाइड का अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तब जाके बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। तो ये ध्यान रखना कि आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। और एनहाइड्राइड का भी मैंने आपको बता दिया कि कार्बोनिल के साथ वाला बॉन्ड टूटेगा। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, RMGX। पता है आपको, RMGX को कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपका RCOH मिलता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ पहले। देन ये एक अच्छा क्वेश्चन है NCERT का, रिवाइज करने के लिए। शो हाउ ईच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक। इथाइल बेंजीन पूरी साइड चेन ऑक्सीडाइज कर लो KMnO4 के साथ। एसिटोफिनोन अगेन साइड चेन पूरी ऑक्सीडाइज कर लो। ब्रोमीन MgBr बनाओ, CO2 से ट्रीट करो, डन। साइड चेन KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर लो, डन। इतना सारा है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है, इतना आसान लगता है कि इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप कन्वर्जन रिएक्शंस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, आपने इतना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस कर लिया होगा कि आप दिमाग में कर लोगे, अच्छा इसमें ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, डन। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक में जितना आप लिखेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ऑर्गेनिक आती है। ठीक है, नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, एसिडिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी काफ़ी हाई रहती है, राइट। देखिए, तो एसिडिक नेचर कैन बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल होगा उतना ही एसिड ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड क्यों है? क्योंकि H पॉजिटिव छोड़ने के बाद ये बनाता है कार्बोक्सिलेट, जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है
ये जितना स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रखेगा, और फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रखने का मतलब है कि उतना ही एसिड का एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर एक समस्या आ रही है हमारे साथ, रुकिए ज़रा, हमारी ये जो यस, ठीक है, समस्या ये आ रही थी कि जब जब हम नाम लेते हैं, ठीक है, किसका, ये जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इसका, तो एक जनाब हमारे जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो को थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। हाँ, बिना बात के सीरी इज लाइक, मैं एसिडिक बोल रहा हूँ, इसको कहाँ से सीरी सुन रहा है, मतलब मेरे कान खराब हैं, इसके माइक खराब हैं, मतलब आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। तो एसिडिक नेचर, ठीक है, आपको पता लग गया। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड इतना एसिडिक होता है, सोडियम मेटल उसका रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स दे आर बेसिक। तो यहाँ से H पॉजिटिव उठा के ये यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, तो सोडियम Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव गेन करके हाफ H2 बना के निकल जाएगा, तो सोडियम मेटल के साथ भी H2 बना के निकाल देगा बाहर। NaOH के साथ तो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। वैसे तो ये वीक बेस है, पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका रिएक्ट कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है, वो इससे आती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो यहाँ से नहीं होती, वो होती है इससे, बाइकार्बोनेट से आती है वो वाला कार्बन। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि वो कार्बन कहाँ से आया, ये CO2 वाला जो कार्बन है ये किसका है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन से आया हुआ है। तो कई बार कुछ पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं आपस में Na2CO3 के साथ, यस वहां पर भी हो जाएगा। नाउ अब ये इक्विलिब्रियम के लिए, अब जितना ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जितना Ka हायर होगा एसिडिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा एसिडिटी होती है pK उतना कम होता है, क्योंकि pK इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa, एंड ये तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का pKa लेस देन 1 होता है, मॉडरेट pK 1 से लेके 5 के बीच में होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी जनरली 1 से 5 के बीच में ही लाई करते हैं, और वीक एसिड्स का 5 से 15 के बीच में होता है। ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी घटाते हैं। ठीक है, ये अप का एरो का मतलब है इंक्रीज, डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज, ये मेरा शॉर्टकट है। ठीक है, देखिए ये वाले हमारे स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, फ्लोरीन, क्लोसाइनो, नाइट्रो, CF3। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा और जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी एसिडिटी बढ़ाएंगे। एंड सेकेंडली विड्रॉइंग ग्रुप लगे भी नज़दीक होने चाहिए, किसके, COH के। ऐसा नहीं कि तुम 4-5 कार्बन दूर जाके नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हो, नहीं, COH ग्रुप के जितने नज़दीक लगे होंगे उतना ही अच्छा इंपैक्ट आएगा उसका, क्योंकि विड्रॉइंग इफेक्ट किसके ऊपर पड़ना चाहिए, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर विड्रॉइंग इफेक्ट पड़ना चाहिए, इसलिए नज़दीक होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए जैसे CF3 COH, अब ये जो सारी वैल्यूज दी गई हैं ये pKa वैल्यूज हैं, कौन सी, ये pKa वैल्यूज हैं, तो स्मॉलर द वैल्यू हायर द एसिडिटी। देखिए CF3 क्योंकि स्ट्रांगली विड्रॉइंग है तो इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, 0.18, CCl3 में 0.65, इसमें 1.25। फिर देखो अब 2 क्लोरीन आर बेटर देन 1 नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो इज बेटर देन 1 साइनाइड, साइनाइड इज बेटर देन फ्लोरीन, विच इज बेटर देन क्लोरीन, विच इज बेटर देन ब्रोमीन। ठीक है, एंड विच इज बेटर देन HCOH। ठीक है, फिर HCOH के पीछे आता है फिर आपका ये, अब क्लोरीन दूर हो गया तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता चला जाएगा, तो ये आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें कौन कौन से याद करने वाले कौन कौन से हैं, देखिए एक तो बेंजोइक एसिड का याद कर लो, 420 है, बहुत एक नंबर का 420 है, 4.20 याद कर लो इसका। एसिटिक एसिड 4.76 ये याद कर लो। ठीक है, एंड और क्या पूछा जा सकता है, हाँ फॉर्मिक एसिड 3.77, तो ये तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। एसिटिक एसिड 4.77 कर लो और फॉर्मिक एसिड को 3.77 कर लो, धारा 377, धारा 477 करके कुछ करके याद कर लो। ठीक है, जो भी धाराएं लगती हैं, राइट। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज होता है और sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, तो ये ज्यादा एसिडिक है 1.84, और डबल बॉन्ड वाले में उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, तो ये सडनली 4.25, दैट्स ए ह्यूज गैप। मतलब डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड वाला काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड वाले में तो देखो डबल सिंगल में उतना डिफरेंस नहीं है, पर ट्रिपल और डबल में काफी डिफरेंस है, तो ट्रिपल बॉन्ड के आने से एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन HCOH 3.77, ठीक है, एसिटिक एसिड 4.77 कर लो। ठीक है, फिर और चेन बड़ी करते जाओगे तो एसिडिटी और घटती चली जाएगी। ऑक्जेलिक एसिड
ज़्यादा एसिडिक है मेलोनिक से, मेलोनिक ज़्यादा सक्सीनिक से। क्यों? क्योंकि एक COH को अगर आप रेफरेंस मान लेते हैं तो दूसरा COH एज अ माइनस आई ग्रुप काम करेगा, और माइनस आई ग्रुप जितना नज़दीक लगा हो उतना ही विड्रॉइंग इफेक्ट स्ट्रांग होगा, तो एसिडिटी बढ़ेगी। अब जैसे बीच में CH2 लगते चले जाएंगे तो दूसरा वाला COH ग्रुप दूर होता चला जाएगा, और दूर होता चला जाएगा तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी वीक होता चला जाएगा, तो इसलिए एसिडिटी घटती चली जाएगी। देन मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड में जब आप एसिडिटी कंपेयर करते हैं, देखिए इसके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 COH ग्रुप है, तो 2 बार H पॉजिटिव निकाल सकता है ये, तो इसके लिए आ जाएगा एक pKa1 और pKa2, मतलब 2 बार H पॉजिटिव छोड़ सकता है। देखिए मैलिक एसिड पहला H पॉजिटिव जल्दी छोड़ता है, क्यों? क्योंकि वो H पॉजिटिव छोड़ने के बाद ये COO नेगेटिव और ये COOH आपस में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग करते हैं, तो ये बोलता है कि यार जल्दी से निकल ताकि हमारी H बॉन्डिंग हो और थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिले। तो पहला H पॉजिटिव किसका जल्दी निकलेगा? मैलिक एसिड का। तो pKa1 मैलिक एसिड का कम है फ्यूमरिक एसिड के pKa1 से, बट अब क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन H बॉन्डिंग में चला गया है तो अब इसको निकालना मुश्किल है, तो दूसरा जो H पॉजिटिव है वो मैलिक से निकालना मुश्किल है, पर फ्यूमरिक से निकालना आसान है क्योंकि उसका हाइड्रोजन कोई H बॉन्डिंग में फंसा हुआ नहीं है। तो pKa2 फ्यूमरिक एसिड का कम है, तो पहला H पॉजिटिव मैलिक से निकालना आसान है और दूसरा H पॉजिटिव फ्यूमरिक से निकालना आसान है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, वाटर, फिर उससे कम अल्कोहल, फिर आपकी एसिटिलीन, फिर आपकी अमोनिया, फिर अल्कोहल। वाटर का रफली 15.7 है, अल्कोहल उससे थोड़ा सा हायर ही होता है, ये आपका 25 होता है, ये आपका 38 के आसपास होता है, ये आपका 48 के आसपास होता है। ठीक है। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, फिनोल एंड पेरोक्सी एसिड्स। पता है आपको, फिनोल 10 pK वैल्यू है, पेरोक्सी एसिड से भी ज़्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्यों? क्योंकि पेरोक्सी एसिड में ना ये O नेगेटिव नहीं बनता, OO नेगेटिव बनेगा। इस नेगेटिव चार्ज के पास डीलोकलाइज होने का जरिया नहीं है, कोई मीन्स नहीं है। एसिटिक एसिड फिनोल से स्ट्रॉन्ग क्यों है? कई बार बच्चे बोलते सर इसमें तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फिनोल में तो ज़्यादा बनते हैं। यस, पर फिनोल में जो ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाता है? कार्बन के ऊपर, जो कि बहुत स्टेबल नहीं है। तो जस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं दैट डजंट मीन कि वो स्टेबल है और वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है फिनोल में या फिनॉक्साइड में, वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करते। एसीटेट में चाहे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं पर दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। ये भी 50% कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 50% कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड की तरफ। ठीक है, चलो ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ तो मैंने आपको बता दी, अब इनमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। नेक्स्ट कमिंग टू द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा अपने मेटा और पैरा वाले आइसोमर से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे जब कोई ग्रुप लगा होता है तो बेंजोइक मतलब COH और उस ग्रुप के बीच में रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से वो थोड़ा आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं, और जैसे ही COH ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन जाता है तो वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगाओ, अब वो डोनेटिंग है विड्रॉइंग है डजंट मैटर, ऑर्थो पे किसी ग्रुप का होना उस बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाएगा, बस उसके मेटा और पैरा आइसोमर के कंपैरिजन में। तो देखिए ये ऑर्थो पे CH3 लगा था तो ये A आ गया, ये मेटा पे लगा है, पैरा पे लगा है, तो ऑर्थो वाला तो आगे होगा ही होगा, तो A सबसे आगे होगा। अब बाकी तीनों में कंपेयर करना है आपको। अब देखो नॉर्मल COH और ये वाले 2 स्ट्रक्चर, मतलब इन तीनों में D बेटर है। क्यों? क्योंकि अब ये पैरा पे तो है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, मेटा पे तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिटी को घटाते हैं, तो यहां पर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो D इज बेटर इन तीनों में। ऑर्थो वाला तो सबसे आगे था, वो तो अलग ही कहानी आ गई, वो सबसे आगे आ गया, फिर उसके बाद डी वाला। फिर इन दोनों में देखो क्या है, सी वाले में CH3 इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से डोनेट कर रहा है, बी वाले में जो CH3 है, अब आप बोलोगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहां पर भी हो सकती है, उसमें क्या समस्या है? हाँ, पर वो हाइपर कॉन्जुगेशन इन 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज भेज रही है, इस कार्बन पे नहीं, जहां पर COH लगा है वहां नहीं भेज रही, तो उसको डायरेक्टली डोनेशन नहीं मिल रही है। पर जब पैरा पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन 3 पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रीच करेगा, मतलब COH के बगल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो एक तरह से डोनेटिंग इफेक्ट COH तक पहुंच गया। तो यहां पर दोनों इफेक्ट डोनेटिंग हो गए, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। क्लोरीन अब ऑर्थो वाला सबसे आगे हो गई होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है। फिर आपका मेटा, क्योंकि मेटा पे ही सिर्फ -I का काम करता है, पैरा पे ये -I और +M या +R इफेक्ट करता है, जिसका रिजल्टेंट तो स्लाइटली विड्रॉइंग है, पर क्योंकि थोड़ा सा डोनेटिंग था, थोड़ा सा विड्रॉइंग था,
है ना, थोड़ा बहुत कैंसिल आउट आपस में वो करेंगे। तो ये फिर मेटा, फिर पैरा, फिर जाके नॉर्मल बेंजोइक। ठीक है, ब्रोमो में भी समथिंग लाइक दैट। नाइट्रो में ऑर्थो नाइट्रो सबसे ज़्यादा, और नाइट्रो तो वैसे भी विड्रॉइंग है। फिर उसका मेटा पे, क्योंकि मेटा और देखो मेटा और पैरा में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेटा में सिर्फ -i है, पैरा पे आपका -i -m दोनों है, तो पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक है मेटा वाले से। तो ए के बाद आएगा आपका सी, फिर आएगा बी और लास्ट में आएगा डी, क्योंकि डी में कोई विड्रॉइंग ग्रुप था ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से ये थोड़े एग्जाम्पल्स और आपको करने हैं। ठीक है, सिमिलरली सिमिलर लाइंस के ऊपर है। एंड सेकेंडली, अब मैंने कहा कि ऑर्थो पे जो ग्रुप लगा होता है उसके साइज की वजह से रिपल्शन आती है एंड COH ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। अगर ये ग्रुप साइज में बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा, तो रिपल्शन और हो जाएगी, तो ऑर्थो इफेक्ट और स्ट्रांग होगा। देखिए ये 3.91 है, जैसे मैंने इस ग्रुप को बड़ा किया ये 3.46 हुआ, तो साइज बढ़ने से एसिडिटी बढ़ी ना, क्योंकि ये ज़्यादा आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस और कम हो जाएगी इसकी। और एक तरफ बड़ा ग्रुप लगाने से बेटर है दोनों तरफ छोटे छोटे ग्रुप लगा लो, ताकि दोनों तरफ से रिपल्शन मिले, एक यहां से जीने नहीं देगा, एक वहां से जीने नहीं देगा। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी और भी बढ़ गई, समझे। तो ये कहानी होती है। ओके, चलो अब देखो ये पैरा पे लगाया, पैरा वाले ग्रुप का स्टेरिक इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है, ये भाई साहब डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को घटा देता है, तो इसलिए फिर से पी के वैल्यू बढ़ गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 लगाए थे, यहाँ तो 3 लगा दिए, ये बढ़ क्यों गया, क्योंकि ये जो जनाब है नीचे अभी इनका स्टेरिक इफेक्ट नहीं आ रहा, डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है इनका, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों तरीकों से। जनरली सिस एसिड्स आर मोर एसिडिक देन ट्रांस आइसोमर। चलो ये पॉइंट ऐसे याद कर लेना, से तुम्हारे को कोई पूछने नहीं वाला और अपन इसकी डिटेल में भी जाने भी नहीं वाले। ठीक है, वाई पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरो, क्योंकि क्लोरो में एक्चुअली -i स्ट्रॉन्गर होता है, +m वीकर होता है। फ्लोरो में क्या होता है, +m स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन का एम्प्टी ऑर्बिटल भी 2p है और फ्लोरीन का भरा ऑर्बिटल भी 2p है, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जब मेसोमेरिक इफेक्ट आता है तो 2p ओवरलैप होता है, तो सिमिलर साइज के ऑर्बिटल्स है, सिमिलर एनर्जी वाले हैं, तो ओवरलैप अच्छा होगा। तो कार्बन फ्लोरीन के बीच में मेसोमेरिक काफी अच्छा होता है, पर कार्बन क्लोरीन के बीच में 2p 3p ओवरलैप होता है, जो कि इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए क्लोरीन का m इफेक्ट वीक होता है, I ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ओवरऑल पैराक्लोरोबेंजोइक आपका पैराफ्लोरोबेंजोइक से ज्यादा एसिडिक होता है। अब ये जो एक टेबल है बेटा, ये जादू का टेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें वो सारे केस है जो तुम सोच सकते हो। YCH2COH मतलब नॉर्मल आपका एसिटिक एसिड में H हटा के Y ग्रुप लगा दूं मैं, मतलब H रहा, मतलब ये एसिटिक एसिड हो गया 4.74, H की जगह मैं CH3 लगा दूं तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, C2H5 लगा रहा हूं, तो ये मतलब एलिफेटिक एसिड में भी क्या क्या ग्रुप लगाने से कितना pKa वैल्यू जा रहा है वो पूरा दिया हुआ है। और YC6H4COH मतलब बेंजोइक में कोई ब्रांच लगी हुई है Y, अब वो ऑर्थो पे लगा है कि मेटा पे लगा है कि पैरा पे लगा है, तो उसमें देखो ये सारी पॉसिबिलिटीज क्या है कि मिथाइल अगर ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होता है ना, तो ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा। ठीक है, देखो मिथाइल अगर लगा होगा बेंजोइक में तो ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा, इथाइल में अगेन ऑर्थो मेटा पैरा, फ्लोरो में ऑर्थो मेटा पैरा, क्लोरो में ऑर्थो मेटा पैरा, ब्रोमो में ऑर्थो मेटा पैरा, आयोडो में मतलब ऑर्थो ज्यादा फिर उसके बाद मेटा फिर पैरा, साइनो में हाँ ऑर्थो के बाद पैरा है फिर जाके मेटा है। तो जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया ना ये 3, इनमें ऑर्थो मेटा पैरा फॉलो नहीं हो रहा, बाकी सभी में ऑर्थो मेटा पैरा है, सब में ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो समझ आ गया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेबल से आपको सारे कंपैरिजन मिल जाएंगे। और कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि सर उस बुक में ये आंसर दिया, उस बुक में ये आंसर दिया, कोई बात नहीं, ये जो टेबल है इसमें क्योंकि वैल्यूज हैं सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, तो इसके बाद आपको डाउट की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं पर कुछ क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इस डेटा के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा, गलत है वो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंटल डेटा ही तो वेरीफाई करेगा ना कि जो भी हम लिख रहे हैं या जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास करेक्ट डेटा हो। ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, चलो अब ये काम करना आपको, ये एक्सेप्शन वगैरह आपको ये पढ़ लेनी है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बिकॉज हम ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम है ना इस चैप्टर को कवर करने में, क्योंकि पूरी थ्योरी वाली फाइल में करवा रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा डिटेल में आपको चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन है, चलो इसको कर लेना।
एंड अब उसके बाद फिर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन वाला भी आपको मैंने कार्बोनिल में समझा ही दिया था कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही बेटर होगी। तो ये रिएक्टिविटी वाला ऑर्डर आपको मैंने पहले से समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, कि ये OH आपने रिप्लेस कर देना है। कहाँ कहाँ होता है? PCl5 से ट्रीट करो, PCl3 से करो, SOCl2 से करो, सब में OH हटा के Cl लग जाता है। और SOCl2 वाले में क्या बाई प्रोडक्ट दोनों गैसेस हैं, तो ये रिएक्शन काफी अच्छा है। इसको डार्जन मत बोल देना बट गलती से, ठीक है। तो PCl5 के साथ जो बाई प्रोडक्ट है वो POCl3 है, और PCl3 के साथ जो बाई प्रोडक्ट है वो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है। देन RCOCl का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो RCOH मिलता है, यस। अच्छा, तो हाइड्रोलिसिस में तो ये आ गया। अगर अल्कोलाइसिस कर लें, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि वाटर का अटैक करवा रहे हो, अल्कोलाइसिस का मतलब अल्कोहल का अटैक करवा रहे हो, अमोनोलाइसिस का मतलब अमोनिया का अटैक करवा रहे हो, तो ये होगा बस। वाटर के अटैक में HO यहाँ पे आता है, मतलब नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आएगा बेसिकली। ये देखो यार, वाटर में HO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये जो कार्बोनिल है ना, कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? नेगेटिव पार्ट। तो वाटर का नेगेटिव पार्ट, अल्कोहल अटैक करेगा तो उसका नेगेटिव पार्ट, अमोनिया अटैक करेगा तो उसका नेगेटिव पार्ट, दैट इज NH2 नेगेटिव अटैक करेंगे। तो H2O से रिएक्शन में RCOH, ROH से RCOOR, अमोनिया अटैक करेगा तो यहाँ NH2 लग जाएगा, RCOO नेगेटिव करेगा अटैक, ये O नेगेटिव करेगा यहाँ पे, तो ये एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, रोजनमंड रिडक्शन, RCOCl का RCHO बन जाता है। तो ये कुछ रिएक्शन हो गई। R2-CD डाई अल्काइल कैडमियम, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये एक R ग्रुप यहाँ से अटैक कर लेगा, ये जो R है ना, R' न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, तो ये आपका क्या देगा? कीटोन। LAH रिड्यूस कर देगा उसको RCH2OH में पूरा, KCN Cl हटा के साइनाइड लगा देगा। तो ये हो गए कुछ रिएक्शन जो आप रिवाइज कर सकते हैं कि RCOCl के डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, डन। जल्दी से नज़र घुमा लो इनके ऊपर, एंड आई थिंक आपको फिर ये समझ आ जानी चाहिए, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। अमाइड्स, अगेन वही कहानी, अमोनिया अटैक करेगा, मतलब अमाइड कैसे बनेगा? अमोनिया अटैक करेगा एस्टर पे, OR को बाहर निकालेगा, अमाइड बना। Cl पे अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, अमाइड बना। एनहाइड्राइड पे अटैक करेगा, अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल, OCOR को बाहर करेगा, अमाइड बनेगा। RCOONH4, ये क्या है? सॉल्ट है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया का। इसको हीट करोगे तो यहां से H2 निकल जाता है और RCONH2 रह जाता है, ठीक है। तो जब भी याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया डायरेक्टली क्या बनाते हैं? पहले पहले तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, फिर उसको हीट करने पे वाटर निकलता है, तब जाके अमाइड बनता है। तो एंड प्रोडक्ट इज अमाइड, पर वो थोड़ा सा हीट करके बनता है। साइनाइड का भी आपको बता दिया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, ओके। एंड हाँ, ये वाला इंटरेस्टिंग है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो अमोनिया से ट्रीट करो, दो अमाइड बन जाएंगे यहाँ पे, और फिर हीट करो इसको तो एक NH3 निकल जाता है ये, एंड ये रिंग क्लोजर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये अगर आप एलिफेटिक लेंगे तब भी चलेगा, और अगर आप इसको एरोमेटिक ले लेते, थैलिक एसिड ले लेते, तो थैलामाइड बन जाता, ठीक है। नाउ अमाइड की हाइड्रोलिसिस, अगेन ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर OH और यहाँ पे H, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया, ये आपका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो गया। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? RCOOH नहीं बनेगा, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में एसिड एंड प्रोडक्ट नहीं आता, सॉल्ट आता है, ठीक है। तो RCO नेगेटिव प्लस अमोनिया, कंसनट्रेटेड HCl में अगेन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, RCOH प्लस जो अमोनिया बनना था वो HCl से रिएक्ट करके NH4Cl बना देगा। सोडियम से ट्रीट करोगे तो NH2 का पास जो दो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। देखो, अगर यहां से एक H पॉजिटिव आप निकालते हो तो नेगेटिव चार्ज जो है, एक तो वो रेजोनेंस में है, और दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अमाइड की भी दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होती हैं, तो सोडियम से ट्रीट करोगे तो वो एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के H2 बना के निकाल देगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था, तो ये बन जाएगा। ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये H2O को निकाल देता है यहाँ से, तो ये साइनाइड बनाएगा आपको, नाइट्राइल्स। SOCl2 भी यहाँ पर घुमा फिरा के यही काम करता है, साइनाइड बनाता है। HNO2 से, अच्छा ये ना कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन हो गए याद करने के लिए, चलो ये वाला ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके काम का उतना अभी नहीं है, ठीक है। ब्रोमीन प्लस KOH, ये आपका आगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड क्या करता है?
RCONH2 को जब आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव करते हो तो ये CO उड़ा देता है, CO उड़ा ही देता है, एक कार्बन कम कर देगा, RNH2 बना देगा। तो ये डिग्रेडेशन करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कम कर रहा है, ये चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिड्यूस कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। और LAH के साथ करते हो तो LAH RCO को OH नहीं बनाता, इसको CH2 कर देता है। तो इसको अमाइड को RCH2NH2 में करता है। ये चीज ध्यान रखना, यहां पर काफी बच्चे गलती कर जाते हैं, वो CO को ना OH बना देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं वहां पे उसका। तो RCH2NH2 बनता है जब ये LAH के साथ आप इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये जो टेबल मैंने दिया ना, ये इतने अच्छे हैं रिवाइज करने के लिए कि आपके सारे रिएक्शन एक एक सटासट इसमें ये बनाए ये बनाए ये बनाए, क्योंकि अब टाइम नहीं है डिटेल में जाने का, और वैसे भी काफ़ी सारी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनका रिपीटेशन ही है। एस्टेरिफिकेशन ये आपका होमवर्क है। वाई? क्योंकि एस्टेरिफिकेशन आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं तो एस्टर बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बना, एसिडिक मीडियम में होगा तब भी बन जाएगा, बेसिक मीडियम में होगा तब भी बन जाएगा। और जरूरी नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल ही हो, RCOCl प्लस अल्कोहल में भी HCl उड़ जाएगा बेसिक मीडियम में, तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेस क्या करेगा, यहां से H पॉजिटिव उठाएगा, ये O नेगेटिव यहां अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा और ये एस्टर बन गया। और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या बनता है, वो ये अगेन ये वाला बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोलिसिस में OH H। ठीक है, तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओ या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाओ, अमोनिया इसका अटैक करवाओगे तो NH2 इस साइड लगेगा, H उस साइड लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारे कर लेने हैं। ठीक है, एस्टर पे RMGX का अटैक पढ़ा ही हुआ पहले से। ओके, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे सारे के सारे। अब इनको बस एक बार अच्छे से देख लेना है, ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हैं, दे आर ऑल कॉमन सेंस। एंड हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्टेरिफिकेशन का जो रेट है, स्पीड है, वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए, स्ट्रॉन्गर द एसिड फास्टर द एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि उतनी जल्दी उसके ऊपर अटैक होगा। ठीक है, तो HCOH फास्टर एस्टेरिफिकेशन करेगा, देन एसिटिक एसिड जो उससे भी स्लो करेगा, प्रोपेनोइक एसिड। और स्टेरिक हिंड्रेंस भी जितने बल्कि ग्रुप लगते जाते हैं तो एस्टेरिफिकेशन आपकी स्लो होती चली जाती है। ठीक है, देन एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। देखिए, एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकलता है ना, बीच में से वाटर निकलता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए आपको। तो P2O5 इज अ वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड रीएजेंट फॉर सच डिहाइड्रेशन। तो ये आपका एनहाइड्राइड बनाता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, सक्सीनिक से निकाल दीजिए। ठीक है, तो सक्सीनिक के बाद ये मेलोनिक है। ठीक है, नहीं, ग्लूट्रिक है। हाँ, मेलोनिक तो पहले आता है, ये ग्लूट्रिक एसिड है, तो ग्लूट्रिक से बन जाएगा ये वाला, H2 निकाल दो यहाँ से। ठीक है, मैलिक एसिड है, ये निकाल दो, ये मैलिक एनहाइड्राइड बन गया। थैलिक एसिड से पानी निकाल दिया, थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। तो जिस एसिड से निकाला उसका एनहाइड्राइड बन गया। सिंपल, पानी निकालना आपको P2O5 करके। और कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस RCOCl से भी अगर आप HCl निकाल दोगे तब भी एनहाइड्राइड बन जाता है। चलिए, तो एनहाइड्राइड बनाने तक का डन करते हैं। अब इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के साथ, वो भी मैक्सिमम तो पढ़े हुए हैं। तो आप यहां तक वैसे निपटा लो, यहां तक बिल्कुल रेडी हो जाओ, जितने भी हम सारे ये रिएक्शंस पढ़े हैं इनको अच्छे से कवर कर लो। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्योंकि इसके पीछे पूरे ये टेबल थे, इससे ये बना ये बना ये बना ये बना, वो जल्दी जल्दी से कर लिया। ठीक है, चलिए, कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय।